नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। 2 साल पूरे होने से पहले मनोहर मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार हुआ है। 3 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है, जबकि 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने 24 घंटे पहले यह खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दी थी और आज इस खबर पर मुहर भी लग गई। विपुल गोयल को कैबिनेट मंत्री तो मनीष ग्रोवर और बनवारी लाल ने राज्य मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली है। वहीं घनश्याम दास सर्राफ और विक्रम ठेकेदार को मंत्रिमंडल से आउट कर दिया गया है। हालांकि दोनों ही मंत्रियों ने इस बदलाव से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। घनश्याम दास सर्राफ ने कल रात को ही सीएम से मुलाकात की थी, तो उधर विक्रम ठेकेदार ने राव इंद्रजीत से मुलाकात कर राहत हासिल करने की कोशिश की। उधर सीएम मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल विस्तार को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि हमारे साथ जो थे वो अच्छे थे, लेकिन और लोगों को मौका देना जरूरी होता है। अब बड़ा सवाल ये कि फेरबदल से कितना मनोहर हुआ मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल को का चेहरा बदलने से क्या तस्वीर बदलेगी, और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या खराब परफॉर्मेंस के चलते 2 मंत्रियों पर गाज गिरी। इन्हीं अहम सवालों पर करेंगे खास पैनल के साथ आज की बड़ी बहस। तो चलिए बड़ी बहस शुरू करें। उससे पहले बड़ी बहस के बड़े सवाल। पहला बड़ा सवाल, फेरबदल से कितना मनोहर हुआ मंत्रिमंडल, ये पहला बड़ा सवाल। दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल का चेहरा बदलने से बदलेगी तस्वीर, क्या बदलेगी तस्वीर, ये सवाल उठ रहा है। तीसरे बड़े सवाल की बात करें तो क्या खराब परफॉर्मेंस के चलते 2 मंत्रियों पर गाज गिरी है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन बड़े और अहम सवालों पर करेंगे आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से पहले यह सुन लेते हैं कि आखिरकार नए मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, कितने उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं तमाम मंत्री। जो भी जिम्मेवारी देना चाहेंगे वो अच्छे तरीके से हम निभाने का प्रयत्न करेंगे और अपने कंधों पर जो जिम्मेवारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने जो डाली है उसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को विशेष इस सरकार में जिम्मेवारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे जिम्मे काम लगाएंगे, उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे को सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ 72 लाख की जनता का जो हमारा संकल्प है विकास करना, उस बहानों को आगे बढ़ाएं। सरकार के प्रोग्राम से उनको हम अच्छी तरह ईमानदारी से सच्चाई से जनता के बीच में ले जाएंगे और उनको कार्यान्वित करेंगे ताकि जनता को उनका फायदा मिले। यही हमारा विजन। वहीं जब सीएम मनोहर लाल से मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका क्या कुछ कहना था, ये भी सुनिए। सामान्य प्रक्रिया है, आखिर दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और हमारे मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं सब अच्छे हैं, वो भी अच्छे थे और सारे विधायक भी अच्छे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है और आज चली ऐसा नहीं हो सकता अगले कार्यकाल में फिर चले, ऐसा कुछ नहीं होता। और क्योंकि मंत्रिमंडल की एक 15% की जो सीमा है उससे आगे बढ़ा नहीं सकते, तो रिप्लेसमेंट ही उसका एक प्रक्रिया होती है। अपने मंत्रिमंडल में अच्छे सुचारू ढंग से चीजें चले, मंत्रियों को बाकी विधायकों को भी मौका मिले, इस तरह से किया जाता है। हो सकता है फिर दोबारा करेंगे तब भी कुछ। तो मुख्यमंत्री जी का कहना बदलाव जरूरी है, सामान्य प्रक्रिया। और देखिए पहले ही हम बता दें, बिल्कुल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसे मंत्रिमंडल में रखना है, किसे बाहर रखना है, लेकिन संकेत बहुत सारे होते हैं और राजनीति में संकेतों का बहुत अहम किरदार होता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, मैं आपको सबसे पहले उस पैनल से रूबरू करवा दूं। हमारे साथ जवाहर यादव साहब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं जवाहर यादव साहब। जवाहर यादव जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस चर्चा में। यशवीर जी आपका भी स्वागत है। और यशवीर जी ने कई मंत्रिमंडलों में बदलाव देखे, कई फेरबदल देखे, आज के इस फेरबदल बदलाव को कैसे देखते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रंजीता मेहता कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगी और इसके अलावा रविंद्र ढुल इंडियन नेशनल लोकदल के नेता प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। सबसे पहला सवाल जवाहर यादव साहब आपसे, बदलाव जरूरी है, प्रक्रिया सामान्य है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल हुए, हालांकि ठीक है ये एक रवायत है कि जब भी किसी को शामिल किया जाता है देखा जाता है क्या नफा क्या नुकसान, कौन किसका करीबी, लेकिन आपकी सरकार जो एक कहा जाता है कि थोड़े अलग किस्म की है, आप भी बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन यहां भी यही कि साहब मंत्री बनने से पहले जब बनवारी लाल जी से पूछा गया, हमने पूछा उनसे, हमारे पत्रकार ने पूछा कि साहब क्या प्रतिक्रिया आप देंगे,
तो उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि राव इंद्रजीत जी की अनुशंसा से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, मैं आभारी हूं इनका। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये काबिलियत है, क्या ये क्राइटेरिया है मंत्रिमंडल में शामिल होने का कि कौन किसका कितना करीबी, या परफॉर्मेंस या काबिलियत को तवज्जो दी जाती है? ये आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, जब वो ये कहते हैं कि राव इंद्रजीत से, तो ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं अन्य पार्टियों से अलग है जी। यानी कि जो उनके लेकिन ऐसी परंपरा तो बीजेपी में नहीं है, उनको भी जवाहर देते जी। हैं, वो इसका सिरे वो आप तो संगठन से जुड़े रहे हैं, संगठन में ही है। मैं अपनी बात कह लूं, मैं इसलिए मैं अपनी बात कह लेता हूं। यही तो है कि सभी को उसका श्रेय देना, कार्यकर्ता को उसका श्रेय देना, अपने सांसद को उसका श्रेय देना, अपने मुख्यमंत्री को श्रेय देना, ये एक अच्छी बात है। ये परिपाटी अगर दूसरी भी राजनीतिक पार्टियों में रहती तो और अच्छा होता। चलिए जवाहर जी, आपने बात को घुमा दिया बड़ी खूबसूरती से, लेकिन सवाल तो बड़ा लाजमी उठता है, और खासतौर पर आपकी पार्टी में सवाल उठता है क्योंकि आपकी पार्टी संगठन की बात करती है। यहां पर व्यक्ति अहमियत नहीं रखता, संगठन अहम होता है। और उस पार्टी में भी अब ऐसी बात होने लगे कि साहब ये मेरा आदमी, ये उसका आदमी, ये राव इंद्रजीत, वो कह रहे हैं साफ तौर पर, वो बेचारे, उनको तो आपके सिस्टम का, संगठन का पता नहीं। ठीक है, आप ले आए उनको अपने पार्टी में, चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया कि साहब मैं तो राव इंद्रजीत जी का आदमी हूं। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है वो काबिल भी हो, अपनी काबिलियत भी दिखाएं, लेकिन सवाल इसलिए उठा क्योंकि आपकी पार्टी ऐसा बात नहीं करती। रोहित जी, उनकी कोई भी ऐसा वाक्य सुना दीजिए मुझे जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं राव इंद्रजीत का आदमी हूं। ये आपके शब्द है, उनके शब्द की अगर कोई ऑडियो मुझे दिखा देंगे तो मैं इस पर टिप्पणी कर दूंगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, आदर्श व्यवस्था है कि जो भी हमारे विधायक जी मेरे शब्द हैं, जो मैं ओन करता हूं शब्दों को, बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरे शब्द हैं, और मेरे तो साहब ये शब्द हैं। आप तो उनके साथ उठते बैठते इन तमाम नेताओं के साथ हैं, आप तो और भी करीब से जानते हैं कौन क्या है, किसका क्या किरदार है। मैं तो पत्रकार हूं, बाहर से चीजों को देखता हूं साहब, आप लोगों से वक्त लेते हैं मिलने के लिए जाने से पहले हम लोग तो, लेकिन आप तो और भी करीब से देखते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिक्रिया यहां पर, अब मैं एक प्रतिक्रिया यशवीर जी के पास सबसे बाद में आता हूं। यशवीर जी आपके पास, ढोल साहब आपसे एक प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्री बाहर हुए, आप किस तरह से देखते हैं बतौर एक राजनीतिक पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए रोहित, अपनी नाकामयाबी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 91 जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती। आप यहाँ पर नोट करेंगे कि मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों के अलावा इस समय पर 4 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं। 18 लोगों के मंत्रिमंडल के साथ में ये जो है अपनी 15% की संख्या को पार कर चुके हैं। पहली बात ये गैर कानूनी है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जब इनकी सरकार आई थी तब इन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया था। आप इनसे ये पूछने का ये पूछें इनसे कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आप तो पहले ये बताएं। आप इतना बड़ा मंत्रिमंडल बना रहे हैं, आप किसको खुश कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है, पता लग रहा है। और मनीष ग्रोवर जी जैसे विधायक हैं, उन्होंने रोहतक के अंदर एक बयान दिया था कि जिस तरह गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे, ये खट्टर साहब जो है ये हरियाणा दंगों के बाद में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ये क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार का तो ये मंत्रिमंडल है और किस प्रकार का विस्तार और किस प्रकार का इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया है। इनसे ये पूछने का एक बार कष्ट करे रोहित जी। मैं इनके सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पहले बात आप ये बताइए 15% को बियॉन्ड क्यों गए आप? चलिए जवाब जिसे जवाब ले लेते हैं रंजीता जी, फिर आपके पास आता हूँ, जवाब लेते हैं जवाब जी। दूसरी बात क्राइटेरिया क्या है जी, उत्तर ले लीजिए। एक तो अच्छा होता, रविंदर ढुल जी, मैं आईएनएलडी के उन लोगों में मानता हूं जिनको ठीक ठाक मैं मानता हूं जानकारी है, पर रविंदर ढुल जी आपको यहां अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। आपके साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो आपको बता देंगे कि सीपीएस मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है या नहीं होता।
आपने भी सीपीएस बना रखे थे अपनी सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में, रामफल माजरा शायद उनका नाम था, वो भी सीपीएस थे। परंतु क्या सीपीएस मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, नहीं होता? क्योंकि मैं बोलूंगा तो इनको पचेगा नहीं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं, वो इसका उत्तर दे देंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि 15% तो 15% से बिल्कुल ज्यादा नहीं है, फिर भी इनको लगता है तो आप चुनौती दे सकते हैं। उसके अलावा आज कौन सुशासन की बात कर रहा है? वो सुशासन की पार्टी बात कर रही है जो ये कहती थी इस बार के विधानसभा चुनाव में, जिसने हरियाणा ने नकारा। किस बात पे नकारा? जो ये कहती थी हम उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो तिहाड़ जेल में, वहां से हरियाणा का सुशासन संभालेंगे। तो सुशासन की आपकी परिभाषा तो तिहाड़ जेल से राज करना है। हमारी सुशासन की परिभाषा ये है कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके, हम उसके प्रति कमिटमेंट है और हम उस धारणा पर, उस रास्ते पर चल रहे हैं। जी चलिए, रंजीता मेहता जी, आपसे एक सवाल, क्या आपकी प्रतिक्रिया? आऊंगा रविंद्र जी आपके पास, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रंजीता जी, मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से आप देखती हैं इस घटनाक्रम को? देखिए रोहित, जो आज विस्तार हुआ है, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री का खुद का निजी क्षेत्र है, किसी टाइम भी वो विस्तार कर सकता है। पर सब हरियाणा की जनता जो है वो ये जानना चाहती है कि इस विस्तार के कारण क्या हुए हैं। जो 2 लोगों को आउट किया गया है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस लिंक ये जो फेरबदल है कि जिसने परफॉर्मेंस नहीं की उसको बदला जा रहा है, और दूसरी तरफ ही उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी, बदलाव के लिए बदलाव है, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये इस चीज को आज स्वीकार कर रहे हैं कि मात्र 2 साल में इनकी सरकार, जो बार बार वादे करते थी कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी, इनके मंत्री एक ही साल में भ्रष्टाचारी जो जितने भी घोटाले थे उसमें लिप्त पाए गए हैं। चाहे वो विक्रम ठेकेदार है, चाहे वो घनश्याम शराफ है। घनश्याम शराफ जी के ऊपर तो हाई कोर्ट का नोटिस तक दे दिया गया। उनके ऊपर जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अंदर पाइपलाइन बिछाई जानी थी, उन नकली पाइपों के बिछाई गई और असली पाइपों के रेट लगाए गए और करोड़ों का घोटाला किया गया, उसमें उनका नाम उजागर हुआ। उसके बाद अगर हम विक्रम ठेकेदार जी की बात करते हैं तो उनके खुद के साले के ऊपर पूरा स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया और वो भ्रष्टाचार करते हुए और जो कहते हैं कि फिरौती लेते हुए पकड़े गए। उसके अलावा उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस भी बनता है। विक्रम ठेकेदार जी एक बंदे को मुआवजा देते हैं जो कि ऑलरेडी मृत है और 3 लाख का मुआवजा उसकी फैमिली को दिया जाता है। तो इतने सारे केसेस जिन मंत्रियों के ऊपर थे, आप इस बात को आज स्वीकार कीजिए कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए हमने उनको हटाया। हाँ, अगर दूसरा आंकलन ये है कि आप इसको परफॉर्मेंस बेस कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस बेस तो सबसे पहले आपको अपने मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी के पास 2 विभाग थे, एक बिजली विभाग था और एक होम डिपार्टमेंट था। होम डिपार्टमेंट का आपने क्या हशर देखा कि पूरा हरियाणा जलवा दिया उन्होंने, और होम डिपार्टमेंट ने अपना क्या काम किया सारी जनता जानती है। दूसरा उनके पास बिजली विभाग था, बिजली विभाग में उन्होंने बिजली के रेट क्या कर दिए और पूरी जो आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सारी जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता को बिजली नहीं मिल रही। अगर ये परफॉर्मेंस बेस है तो सबसे पहले भाई आप मुख्यमंत्री को ही चेंज कीजिए। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता को जो उन्होंने वादे किए थे। ठीक है रंजीता जी, अब आपको रोकूंगा, जवाहर जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद यशवीर जी के पास में मुझे आना है। जी जवाहर जी बोलिए, अब कुछ कहना चाह रहे रंजीता मेहता जी की बात। देखिए रंजीता मेहता जी किस तरह से, मैं झूठ सब तो नहीं कहूंगा, पर तथ्यहीन बातें करती हैं, मुझे ताज्जुब होता है। एक तो इन्होंने ये कहा कि हमारे मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का केस है, हमारे मंत्री पर न्यायालय ने यह टिप्पणी कर दी। आपको जानकारी आप पढ़ के आइएगा, मेरा निवेदन है, आपसे आग्रह है, क्योंकि एक तो एक केस बता दीजिए हमारे किसी भी मंत्री पर अगर आय से अधिक संपत्ति का केस है, तो या तो ये तय कर लीजिए आप कभी डिबेट पर नहीं आएंगे या मैं नहीं आऊंगा। घनश्याम शराफ जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस है, आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? आपके विक्रम ठेकेदार जी का ऑन एयर आया है कि उन्होंने एक मृत बंदे को 3 लाख का मुआवजा दिया, आप इस बात से कैसे इनकार करते हैं? आपके विक्रम ठेकेदार जी को एक सिपाही कहता है कि 15 लाख रुपए महीने का मुआवजा मांगते हैं, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? आपके विक्रम ठेकेदार जी का साला जो है। ठीक है रंजीता जी, आपने अपना सवाल पूछा, उनका जवाब सुन लेते हैं। रंजीता जी जवाब सुन लेते हैं एक बार, बोलिए जवाब। अब इसका उत्तर ले लीजिए, पहले बोलिए बोलिए बोलिए, उत्तर ले लीजिए, बोलिए। रंजीता जी मुझे पता है आपने पहले प्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लगाया था, मुझे ना बोलकर अब अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लगा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि घनश्याम शराफ के ऊपर माननीय न्यायालय ने कहा, तो मैं आपकी जानकारी देता हूं, डेट बता दूंगा आपको। माननीय न्यायालय ने यह कहा कि घनश्याम शराफ की कोई संलिप्तता नहीं है,
फिर मैं कह रहा हूं अगर ये तथ्य मेरे गलत हो या तो टीवी डिबेट पे आप आना छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। आप कुछ भी बोलेंगे, मतलब आपको ये नहीं लगता कि आपके बारे में क्या मत बनेगा कांग्रेस का? ऐसा बोलते आप जवाहर कांग्रेस का यादव भला नहीं जी, कर रहे हैं। आप इन्होंने कहा जोर कि हमने जोर ये से कहा कि परफॉर्मेंस के असत्य आधार बोलकर और सत्य सुन को लीजिए छुपा आप, नहीं फिर भी इतना सकते। आगे- सुन लीजिए, ये रंजीता मैं जी, नहीं सुन बोल लेते हैं, रही, सुन लेते हैं, टीवी एक-एक चैनल करके। पर हर चैनल ने बताया है और हर चैनल ने दिखाया है। दूसरा इन्होंने ये कहा, दूसरा अब आप सुन लीजिए रंजीता जी, मुझे अच्छा नहीं लगता आप एक महिला में बीच में आपको ऐसे टोको, अच्छा नहीं लगता। आप अपनी गरिमा बनाए प्लीज, आप मेरा निवेदन है गरिमा बनाए, अपनी गरिमा बनाए। रोहित जी, दूसरा इन्होंने कहा कि यह मंत्रिमंडल परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आपके चैनल पर मैंने देख लिया, खुद आप चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्व मंत्री भी, हमारे वर्तमान मंत्री भी और हमारे सभी विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। हम नए नए लोगों को अवसर देना चाहते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर ये किस बीजेपी नेता के स्टेटमेंट है? आप अपनी तरफ से बोल देंगे और कुछ भी कह देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम तथ्यों के साथ आए, अच्छा रहेगा। नहीं तो जो काम देश में राहुल गांधी जी जिस तरह से कांग्रेस पे कील ठोक रहे हैं, हरियाणा में वो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, यशवीर कादियान साहब के पास, रंजीता जी आपके पास आता हूं। यशवीर जी, रोहित जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए प्लीज। रोहित जी मुझे छोटी इसका जवाब देने का मौका दीजिए। जो इन्होंने भी बात की है कि इनके किसी मंत्री ने या किसी नेता ने नहीं बयान दिया, इनके स्वयं जो प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी हैं हर चैनल के ऊपर ये बयान दे रहे हैं कि जो ये फेरबदल हुआ है ये परफॉर्मेंस लिंक्ड हुआ है। जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको अवार्ड दिया जा रहा है, जिसने परफॉर्म नहीं किया उसको चेंज किया जा रहा है। काइंडली अपने चैनल्स के ऊपर चेक कर ले कि सुभाष बराला जी ने बयान दिया है कि नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट इसी चैनल पर चल रही है। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसी चैनल पर स्टेटमेंट चल रही है। आपने अभी ये कहा कि हमारे किसी नेता ने नहीं बयान दिया, तो आपकी बात को ही मैं दोहरा रही हूँ। आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि हमारे किसी नेता का बयान नहीं है। आपके इसी चैनल पे चल रहे हैं और आप ठीक से पढ़िएगा उसको। आप पिछले साल 22 जुलाई को विक्रम ठेकेदार, आप एक बार बताइए, आप पिछले साल 22 जुलाई को घनश्याम सराफ को मंत्री बनाते हैं और अगले साल 22 जुलाई को आप उसको हटाते हैं। तो आप बताइए ना वो क्या कारण रहा 1 साल के अंदर, आपको ये महसूस हो गया? ठीक है जवाहर जी, रंजीता जी, आप दोनों को रोक रहा हूं। यशवीर कादियान साहब के पास चलेंगे। यशवीर जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि कई मंत्रिमंडल, कई फेरबदल, कई विस्तार आपने देखे बड़े करीब से। ये आज का विस्तार है और फेरबदल दोनों से कहीं किस तरह से आप इसे देखते हैं? रोहित, देखिए, ये मौजूदा मनोहर लाल सरकार के मौजूदा कार्यकाल में ये तीसरा अवसर है जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रचा गया है। आज 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई राज्यपाल जी ने, तो मेरी उन तीनों को बधाई है और इसलिए भी कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं और जनता के तो खैर पहले ही आए हैं। तो ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं उसमें एक बाउल के डॉक्टर बनवारी लाल और जो दूसरे मनीष ग्रोवर रोहतक से और तीसरे फरीदाबाद से विपुल गोयल, तीनों ही पहली दफा विधायक बने हैं। विपुल जी को कैबिनेट मंत्री और बाकियों को राज्य मंत्री बनाया। तो मेरा ये कहना है कि इन मंत्रियों को शामिल करने का मंशा चाहे जो भी रही हो, सबसे पहले मैं बात उस पर करना चाहूंगा कि 2 लोग क्यों हटे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जरूर बात रही होगी जिसके कारण उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया या उनसे इस्तीफा ले लिया गया। क्योंकि बात चाहे कोई कितनी कैसी करे, जो सत्ता है, जो कुर्सी है, वो आसानी से आदमी छोड़ना चाहता नहीं। दूसरी बात रोहित जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक अजीब सा संयोग है हमारे यहाँ मुख्यमंत्रियों में, एक विचित्र सी समानताएं हैं कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। मिसाल के तौर पे जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब 1999 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि विधानसभा के जो चुनाव है वो तय समय पे करवाएंगे, लेकिन उन्होंने अचानक से विधानसभा भंग कर दी। ऐसा ही काम मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने भी चुनाव पहले कराए। अब आप ये देखें कि 3 दिन 4 दिन पहले तक मुख्यमंत्री जी का ये बयान था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा और अचानक से मुख्यमंत्री ने विस्तार किया, यानी कि अपनी कही हुई बात को एक तरह से गलत साबित किया उन्होंने। और एक और आप ये देखिए कि कृष्ण बेदी और करणदेव कंबोज जो राज्य मंत्री हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा।
भाई ये तो देखना मुख्यमंत्री का काम है कि उन्होंने विस्तार करना है नहीं करना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, किसको विभाग देना है किसको नहीं देना। लेकिन इस सरकार में ये अलग सा माहौल है जब राज्य मंत्री ये तय कर रहे हैं या डंके की चोट पे ऐलान कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। तो मुझे जरूर ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद राज्य मंत्रियों को भी सोचना चाहिए कि उनको इस तरह के अनाधिकार चेष्टा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार को देखने की बात है तो ये निर्भर करेगा कि ये 3 जो विधायकों को मंत्री बनाया गया इनको क्या विभाग दिए जाते हैं और फिर आने वाले समय में ये किस तरह से उन विभागों को चलाते हैं, क्या प्रदर्शन करते हैं, तब इसका आंकलन सही तरीके से हो पाएगा। ये रोहित जी बिल्कुल बड़ी अहम बात यशवीर जी आपने भी कही कि 2 मंत्रियों को हटाया गया और रंजीता जी ने भी सवाल यहां पर उठाया। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है और जवाब भी हम मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जवाहर जी आप बोलिए, इससे पहले मैं पूछूं, आपने उंगली उठा दी तो आप जवाब दे दीजिए पहले ही। देखिए मैंने कहा फिर कहा, और जहां तक अगर रंजीता मेहता जी का मैं जवाब देना चाहता हूं, नहीं यशवीर जी की बात कभी दीजिएगा, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं आपके हरमोहन सिंह चड्डा जी स्पीकर बने, उनकी जगह रघुवीर कादियान जी को ले आए, फिर हरमोहन सिंह चड्डा जी स्पीकर बने, फिर आप कुलदीप शर्मा को ले आए। तो इसमें किसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? चड्डा साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, या रघुवीर कादियान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, या कुलदीप शर्मा की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? ये बदलाव माननीय मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो उनका विशेषाधिकार होता है जी बिल्कुल। ये उनको करना होता है कि अपने मंत्रिमंडल में वो कैसे सबको साथ लेते हुए कैसे हरियाणा की भलाई के लिए बेहतर से बेहतर प्रयोग कर सके। और दूसरा, हमारे मंत्रिमंडल में ऐसा तो नहीं हुआ ना जो चौटाला साहब की सरकार के समय में हुआ कि संसद में मामला उठा के चौटाला साहब को हटाइए, वो हट गए, 6 दिन बाद फिर आ गए, फिर एक बनारसी दास गुप्ता को बना दिया, उनको हटा के फिर आ गए, फिर अपने हुकम सिंह जी को लाना पड़ा, उनको हटा के फिर आ गए। यानी कि यहां पद की वो लालसा नहीं है। हमारे यहां हमारे मंत्रियों ने सम्मान तरीके से जाकर अपने इस्तीफे जाकर मुख्यमंत्री जी को दिए। वो जितना अपना बेहतर परफॉर्मेंस एज ए मंत्री दे सकते थे उन्होंने दिया, उनको आगे फिर अवसर मिलेगा फिर देंगे। और मुख्यमंत्री जी के एक स्टेटमेंट और सुनिएगा, आपको मैं उसको कहता हूं, आपके चैनल पे मैंने देखी, उन्होंने ये कहा हो सकता है कि अगले सत्र में हम फिर बदलाव कर ले। हमने ये तो नहीं कहा कि ये बदलाव उसके बाद कभी होंगे नहीं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आज का विषय यह है कि सब मंत्रियों को अच्छे ढंग से अपना काम करेंगे, ये किसी दबाव में क्या हो कोई बदलाव नहीं है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो इस पर अपना टिप्पणी करना बनता भी नहीं। फिर मेरे मित्र कह रहे थे कादियान जी कि मुख्यमंत्री ने 4 दिन 5 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि कोई बदलाव नहीं होगा, अब उन्होंने बदलाव कर दिया, यानी कि वो जैसा सोचते हैं वैसे करता नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को अगर ये बदलाव करना था तो ये मीडिया को क्यों बताएंगे? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी इस गरिमा को भी जानते हैं कि ये मेरा विशेषाधिकार था, ये जब मुझे करना तब करूंगा मैं, इसको मीडिया कोई भी कुछ पूछेगा इसके अनुसार मुझे इसका उत्तर नहीं देना। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं, अभी नहीं करेंगे। जिस दिन उनको लगा करना चाहिए उस दिन उन्होंने कर लिया। तो इसके आधार पर अगर माननीय मुख्यमंत्री का मूल्यांकन करेंगे तो बड़ी अजीब विडंबना है। फिर आप ये कहिए कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार नहीं है, आप सब सहमत होके इसको पारित करा दीजिएगा, हम मान लेंगे। ठीक है जवाहर जी, लेकिन सवाल ये था, कोई सवाल सीएम साहब पर नहीं, वो तो एक उन्होंने यशवीर जी ने अपनी बात भी कही थी, हालांकि वो भी अपनी बात को साफ तौर पर रखें। सवाल हमने ये उठाया था कि साहब एक तो पहली बात ये कि जिस पार्टी में कहा जाता है कि फैसले निर्णय संगठन लेता है, अब यह स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल उनका विशेषाधिकार है, तो अगर जब शपथ लेने से पहले मंत्री ये बात कहना शुरू कर दें कि साहब फल्ला की अनुशंसा से हमें मंत्री बनाएगा, तो सवाल उठेंगे। ये एक बात होगी। और दूसरा पहलू ये था, जो दूसरा सवाल बड़ा अहम सवाल ये था कि कृष्ण बेदी हैं, कर्णदेव कंबोज हैं, हाँ ठीक है आपकी पार्टी के तमाम नेता हैं, या जवाहर यादव जी से हमने 20 बार ये पूछा ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड की कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, फिर बदल हो रहा है, तो जवाहर यादव जी तो हमेशा ये कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जब करना चाहें कर देंगे। लेकिन ये कृष्ण बेदी साहब, कर्णदेव कंबोज साहब, इन्होंने तो डिनाइल दे दिया, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, तब करेंगे, अब करेंगे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा रविंद्र ढुल साहब, रंजीता मेहता जी आपके पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बड़ी बहस जारी है इस ब्रेक के बाद भी।
ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जवाहर यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब, और कांग्रेस की नेता रंजीता मेहता, और साथ ही साथ रविंद्र ढुल साहब आईएनएलडी से हमारे साथ जुड़े हैं। ढुल साहब, क्या कहेंगे आप? ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक सवाल आपके जहन में था। रंजीता जी के पास भी एक सवाल था, उसको भी लेंगे, लेकिन पहले ढुल साहब आपका सवाल। जी रोहित, जवाहर जी क्या बोल रहे थे मैं अच्छी तरह उस समय पर समझ नहीं पाया, लेकिन इतना बात बिल्कुल पक्की है कि ये भूतकाल की बात कर रहे होंगे, क्योंकि इनको पार्टी ने एक ही काम दिया हुआ है, भूतकाल में घुमाइए और वर्तमान को बचाइए। तो अब आप इस बात को समझिए, इनको ये बताइएगा जवाहर जी को, इनसे पूछिए कि केरला हाईकोर्ट और वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट दोनों जो है चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी को जो है मंत्री के बराबर मान चुकी है। इनको ये बताइए कि अपनी हाईकोर्ट में भी यहाँ पर एक मामला पेंडिंग है और इस समय पर जो संख्या है 15.55% है, यानी कि 15% से अधिक। आप यहाँ पर जनता को बरगलाने का प्रयास ना करें, देर से ही बिल्कुल हमने हमारी हाईकोर्ट से भी न्याय होगा और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक कार्य जो ये सरकार कर रही है, उस सरकार का जो है इनसे जवाब मांगा जाएगा। अगली बात जो है, मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस जो है, ये नए मंत्री बनाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस केवल एक है। जैसे मनीष ग्रोवर जी है, रोहतक को जलाने में उनकी जो भूमिका रही है, जो उन्होंने एडमिट भी किया है, तो इस प्रकार की भूमिका के कारण जो है इनको मंत्रिमंडल में विस्तार भी दिया गया है और इनको इनाम दिया गया है। सरकार किसी भी कीमत पर जो है जनता की भलाई का कोई कार्य करना नहीं चाहती है और ये केवल घुमा रहे हैं। अभी जवाहर यादव जी फिर भूतकाल में चले जाएंगे, कृपया इनकी सुन लीजिए। जवाहर जी बताएं। वर्तमान में उत्तर दे देता हूं अगर आप इजाजत दे तो। अब वर्तमान की बात करें जवाहर जी, मैं समझ नहीं पा रहा भूतकाल में क्या निकाल के जाना चाहते हैं। हाँ, वर्तमान में कह देता हूं, मैं उत्तर देता हूं। मैं 2 हाईकोर्ट के फैसले आपको कोट कर रहा हूं। चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर तभी मामला होकर के हटा है। 21 एमएलए जो है उनकी सदस्यता खतरे में है। मैं उत्तर दे रहा हूं। किस प्रकार से यहाँ पर हरियाणा बिल्कुल वर्तमान की बात करूंगा, झूठ बोल रहे हैं। आग्रह से आज की डिबेट में अंतिम बार बोल के मैं आपके बारे में वर्तमान की बात ही करूंगा। आपकी भूतकाल की बात मेरे लिए जो मजबूरी होती थी उसको त्याग रहा हूं आज की डिबेट में। वो इसलिए होती थी कि भविष्य में आप आने वाले नहीं है, वर्तमान में हमें, भविष्य आपका कुछ है नहीं, तो आपका तो भूत ही चर्चा होगा, इसलिए मैं करता था। हम आए ना आए, हम हमारा प्रयास कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जवाहर जी, ये आप मत बताएं हम कभी आएंगे ना आएंगे। रविंदर जी, आप अपनी वोट मांगिए, अपना कार्य कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, संवैधानिक दायित्व। हम विपक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम यहाँ पर सरकार बनाने के लिए नहीं बैठे। वर्तमान की बात करूंगा, प्रॉमिस आपको वर्तमान की बात करूंगा। फैक्ट के ऊपर बात कीजिए। मैंने आपसे ये पूछा है कि 2 हाईकोर्ट के आपको फैसले कोर्ट कर रहा हूं, उनके बारे में आप बताइए कि चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी मंत्री होते हैं या नहीं होते हैं। सर मैं उत्तर दे रहा हूं रविंदर जी, आप तो उत्तर ले लीजिए सर, मैं उत्तर दे रहा हूं। अभी दुष्यंत चौटाला जी का एक बयान चल रहा है, दुष्यंत चौटाला जी का एक बयान चल रहा है कि अपने भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और जब भी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री को जब किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव जब ईमानदार कहते हैं तो दुष्यंत चौटाला जी उसका खंडन करते हैं। उसका कारण है, वर्तमान का कारण मैं बताता हूं, क्योंकि इन्हीं की प्रशंसा, मुख्यमंत्री की प्रशंसा श्री मनोहर लाल खट्टर की, ओम प्रकाश चौटाला जी जब जेल से बाहर आते हैं पैरोल पर, तो वो पंचकुला में करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट रूप से हमला कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश चौटाला पे कि आप मुख्यमंत्री के, उनके इतनी ताकत तो थी नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला पे डायरेक्ट हमला कर सके। तो जो चीज किरण चौधरी ने कही, जो चीज कैप्टन अजय यादव ने कही, वही श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कही थी। उन दोनों के बहाने इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में निशाना साधा श्री ओम प्रकाश चौटाला पे। ये इनका वर्तमान है और इस पार्टी में संकट है कि नेतृत्व कौन करे, दुष्यंत चौटाला करे या जिनको भ्रष्टाचार में सजा मिली है वो नेतृत्व करे। तो आपका वर्तमान भी ऐसा है जैसे आपका भूत था। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया, ये गलत जगह पर घुमा रहे हैं। हमारी पार्टी के नेतृत्व की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। जो इनसे सवाल पूछा जाता है, इनसे जो सवाल पूछा है उस सवाल के बारे में ये बात नहीं बताएंगे। आप कृपया करके केवल ये बताएं 15% से आप ज्यादा है या नहीं है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं, आप कृपया बताएं। चौटाला जी का बयान, आपका बयान का मैं जवाब देता हूं। और दूसरा आप बताएं विक्रम ठेकेदार जी के बारे में मैं बताऊं, गुड़गांव की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला स्कैम है, आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में मैं रविंदर जी बोल चुकी है कि मंत्रिमंडल की आप ये चाहते हैं 15% से अधिक हो गई है। जी बोल चुकी है। आप ये कह रहे हैं, रविंदर जी का कहना है कि मंत्रिमंडल की संख्या
15 मैं जो उत्तर दे मैंने रहा हूं आपसे रविंदर जी, प्रश्न पूछा, आप उसका उत्तर रविंदर जी, दीजिए मैं कृपया उत्तर दे रहा हूं, करके। नाराज मत हो प्लीज। और हमारी पार्टी के नेतृत्व की चिंता अरे छोड़ भाई साहब, दीजिए, हम मैं अपने उत्तर आप दे तय रहा हूं, करेंगे। देखो, आपको हमारा बच्चे आंतरिक व्यक्ति मामला उत्तर है, ले लो आपकी प्यार से। आपके संज्ञान में सर, मैं लाने की उत्तर जरूरत दे नहीं रहा है हूं, आपको। हाथ जोड़ के उत्तर दे रहा हूं आपको। रविंदर जी का कहना यह है कि मंत्रिमंडल आप की केवल मेरे संख्या प्रश्न का 15% उत्तर से दीजिए ऊपर यदि आप चली दे गई सकते है। हैं तो। और माननीय न्यायालय में यह केस चल रहा है। अरे सर उत्तर ले लो ना सर उत्तर ले लो, उत्तर ले लो। रोहित जी, रविंदर जी का कहना यह है कि इस मंत्रिमंडल की संख्या 15% से ऊपर चली गई। अगर ये 15% से ऊपर चली गई और आपका कहना यह है कि माननीय न्यायालय में यह विषय चल रहा है, तो चिंता नहीं कीजिए। जिस तरह से माननीय न्यायालय ने आप लोगों के साथ न्याय किया है, 2010 का चल रहा है, कांग्रेस सरकार के समय का चल रहा है। अगर हमने गलत मैंने किया आपको तो माननीय न्यायालय टिप्पणी कर जो है देगा। आपको आप चिंता मत जजमेंट कीजिए। कोर्ट किए, जिस केरला तरह हाई से कोर्ट माननीय की न्यायालय ने आपको न्याय वेस्ट बंगाल दिया, हाई कोर्ट की, क्या हमें आपके भी पास न्याय में दे देगा, वकील नहीं चिंता है ये मत बताने कीजिए। के लिए कि आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, माननीय हाईकोर्ट ने जिस तरह से आपको न्याय दिया है, हमें भी दे देगा साहब। आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय दिया है। ठीक है, यशवीर जी के पास एक छोटी सी कमेंट के लिए चलेंगे, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। यशवीर जी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। यशवीर जी, बता रहा था ना, ये फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार फिर बताएंगे इस बहाने पर फिर से जिस तरह से ढुल साहब ने सवाल उठाया। रंजीता जी आपके पास भी आता हूं, यशवीर जी से प्रतिक्रिया यहां पर लेना जरूरी है। और परफॉर्मेंस को लेकर बात भी उठ रही है कि साहब परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया गया। अब किस तरह से अब इसे आगे देखा जाए कि, और जवाहर जी का बिल्कुल कहना, और बिल्कुल हो भी सकता है कि साहब भविष्य में और बदलाव हो सकते हैं, विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री साहब का, इस बात से कोई इनकार नहीं है। क्या कहना है यशवीर जी? मुख्यमंत्री के तो बहुत से विशेषाधिकार हैं, उस पर तो किसी को किंतु परंतु होनी नहीं चाहिए। वो तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही उंगली उठा सकता है उस पर। बिल्कुल। मेरा तो रोहित जी ये कहना है कि मान लीजिए किसी विषय पे मुख्यमंत्री ये कहें कि हम ये नहीं करेंगे और वो 4 दिन बाद वो चीज कर देते हैं, तो एक उनकी विश्वसनीयता के ऊपर आंच जरूर आती है। वो बेहतर हो कि वो ये कहें कि जब ऐसा कोई विषय आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। अगर उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो लगातार ऐसे कार्यक्रम रचते रहें, जो वो कहें कि हम ये करेंगे फिर ना करें, या ये कहें कि हम ये नहीं करेंगे और फिर कर दें। मैं मिसाल के तौर पे छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए हरियाणा में पूंजी निवेश बढ़ाने के मकसद से, अच्छी बात है, उनको और भी जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कल कोई पत्रकार ये पूछे मुख्यमंत्री जी से कि साहब क्या आप पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा पे जाएंगे, और वो कहें कि हम नहीं जाएंगे, हम फिलहाल हरियाणा में ही सक्रिय हैं, और 4 दिन बाद मान लीजिए वो विदेश यात्रा पे चले जाएं, ये उनका विशेषाधिकार है, इस पे किसी को कोई शक है ही नहीं, और मान लीजिए वो चले जाएं, तो कहीं ना कहीं लोग ये इस बात के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो ये कहा गया था। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा, ये रोहित जी, मैं ये घोर अनुशासनहीनता मानता हूं। मैंने कई सरकारों को बहुत नजदीक से देखा, कई मुख्यमंत्रियों को साथ उड़न खटोले और एयरक्राफ्ट में उनके साथ उड़ने का मौका मिला, उनकी कार्यशैली को बहुत नजदीक से देखा। ये राज्य मंत्रियों की क्या हैसियत है, वो किस हैसियत से कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा, क्या ये अनुशासनहीनता है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मीडिया वाले राज्य मंत्रियों से पूछते भी हैं तो वो कह दें कि ये तो मुख्यमंत्री ने देखना है किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है, आप हमसे हमारे विभाग के बारे में बात कर लीजिए, दूसरी चीजों के ऊपर बात कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं न कहीं जो अनुशासन है, भाजपा पार्टी विद डिफरेंस है, अनुशासित लोगों का समूह है ये, तो यहाँ पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये किसी और पार्टी में हो तो समझ में आता है, भाजपा तो बहुत निराली और न्यारी पार्टी है, इसमें अगर होता है तो लोग बहुत चर्चा करते हैं। बिल्कुल। जवाहर जी, आरव रंजीता जी, जवाहर जी से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप ही के पास आते हैं। तो जवाहर जी, देखिए, आज यशवीर कादियान जी ने कहा कि ये अनेकों सरकार के उड़न खटोलों में उड़े हैं, उड़े होंगे, अच्छी बात है, आपका एक वरिष्ठ स्थान है पत्रकारिता में, परंतु आप ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं विदेश जाना और कैबिनेट का विस्तार दोनों में अंतर है। और दूसरा, अगर मंत्री का ये कहना आपकी दृष्टि से, मेरे शब्द नहीं है, आपकी दृष्टि से ये कहना कि गलत है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, तो मेरे पत्रकार मित्र को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रश्न किससे करना चाहिए, दोनों चीजें अपने आप में, तो इसलिए उस पर नहीं। और दूसरा, एक और आदर्श चीज देखिए, पिछली सरकारों में रघुवीर कादियान जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बात करते थे हुड्डा साहब के घोटालों की, आज हमारी सरकार में बात की क्या की जा रही है,
हमारी सरकार में आरोप किस स्तर के लगते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। तो मैं मानता हूं ये आदर्श स्थिति है। एक तरफ वो सरकारें थी जिससे उद्योग इस प्रदेश से भाग गए, जिसको लूट खसोट की सरकारें, तब आप लोग उनकी चर्चा करते थे। एक सरकार वो आई जिसको आप कहते थे ये सीएलयू की सरकार है। तो आज हमारे ऊपर कम से कम आप यही आरोप लगा पा रहे हैं कि ये उसका विशेषाधिकार था या नहीं था, ये उनको बोलना चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो ये एक आदर्श स्थिति है और हम सुधार करेंगे। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुधार निरंतर व्यक्ति करता है, हम और अच्छा करने के प्रयास करेंगे कि कल को आप ये भी ना पूछ पाए। ठीक है रंजीता जी। देखिए रोहित, कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जवाहर यादव जी को आजकल आदत पड़ गई है मेरा मुंह मिट्ठू बनने की, जो है ना, हर समय अपनी और अपनी सरकार की तारीफें करने के इल्यूजन में ये जिंदगी जीना सीख गए हैं। अभी यशवीर कादियान जी ने जो कहा कि कृष्ण बेदी जी को क्या अधिकार था, जनाब वो अनुशासनहीनता नहीं, वो बौखलाहट थी। कहीं ना कहीं तलवार उनकी गर्दन के ऊपर भी लटक रही थी। जो उन्होंने पीछे मोदी जी के खिलाफ विवादित बयान दिया, उन्होंने पत्रकार को पकड़ के पीटा, झाड़ू मारते हुए, हंसते हुए और टिप्पणी करते हुए नजर आए, तो सिर्फ दलित होने की वजह से कहीं ना कहीं वो इस बार बच गए। अगली तलवार उनके ऊपर लटकी है और वो तैयार है कटने के लिए। और जहां तक बात है इस मंत्रिमंडल की समीक्षा की, अभी कह रहे थे कि हम समीक्षा कर रहे हैं, और इस समीक्षा के दौरान मैं ये जानना चाहती हूं कि इतने जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे आपने ऐसे हाथों में दे दिए जो कि एक साल के बाद ही आप बदलने के लिए मजबूर हो गए। पिछले साल 20-22 जुलाई को आप इन्हीं घनश्याम सराफ जी को शपथ दिलाते हैं। पहले ज्वाइन करते सारी एक इंसान को हर डिपार्टमेंट में कुछ नहीं पता चलता, 4 से 6 महीने तो उसको डिपार्टमेंट की प्रक्रिया समझने में व्यतीत हो जाते हैं। तो क्या आप ये हिट एंड ट्रायल लगातार करते रहेंगे? पहले 2 साल तो आपने इसमें वेस्ट कर दिए, बाकी बचे 3 साल, अब उसमें ये म्यूजिकल चेयर खेलना बंद कीजिए। कम से कम जो आपने जनता को वादे किए थे, 157 वादे किए थे, उस कॉपी को खोलिए और वो एक वादा जो आपने किसानों को किया था, जो आपने यहाँ के कर्मचारियों को किया था, जो आपने यहाँ के गेस्ट टीचर्स को किया था, कृपया आप वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। जवाहर जी, म्यूजिकल चेयर शब्द का इस्तेमाल किया रंजीता जी ने। उत्तर देना। रंजीता मेहता जी मैं आपसे सहमत हूं। मैं सम्मान के साथ और आदर के साथ आपसे सहमत हूं। हमारे पास इतने होनहार नेता नहीं है जैसे आपके पास है। आपने दलित शब्द का इस्तेमाल किया। जब दलित पर संसद में चर्चा होती है और वो सोते हैं, इतने योग्य व्यक्ति तो हमारी पार्टी में नहीं है, इसलिए मैं समझ चाहूंगा इतने योग्य व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं है। और आप निश्चित रहिए, जो आपने अभी गड्ढे की भरे थे, जो आपने गड्ढे खोदे थे, चाहे वो टीचरों के हो, चाहे गेस्ट लेक्चरर के हो, मजदूरों के, आपके खोदे हुए गड्ढे हम भरेंगे। ये मैं कमिटमेंट आपको ऑन एयर हरियाणा देखिए जवाहर जी, बौखलाइए मत। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपके खुद के मंत्री आपके मुख्यमंत्री को धमकियां देते हैं, रामविलास जी जैसे, कि मैं अपने इस पद से रिजाइन कर दूंगा। पिछले साल वो टिप्पणी करते हैं, मुझे कोई किरदार नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को स्वीकार कीजिए कि आपके अंदर भी अंतर्कलह है, आपके मंत्रियों में भी अंतर की महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, और वो इस बात में है कि मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाया जाए। रंजीता जी, हमारे पास इतने योग्य व्यक्ति नहीं है। हमारे पास आप जैसे योग्य व्यक्ति नहीं है जो रविंद्र ढोल कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाहर जी यहाँ पर उनके पास चलेंगे। वक्त जी, रविंद्र जी। जी देखिए, जवाहर जी जो है बार बार जो है बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर केवल इतना ही आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने जो है पहले एक बयान दिया। मैंने इनके एक नए नवेले मंत्री के ऊपर पहली लाइन में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि आपने ऐसे व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया है जिसने रोहतक के अंदर इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया कि उसको उसी तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था। गुजरात दंगों के और हरियाणा दंगों को कंपेयर करके बेनिफिट लेने वाला जो बयान एक विधायक देता है, आप उसको मंत्री पद से नवाजते हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, आपने उनको इनाम दिया है कि आपने जो कार्य आपको सौंपा गया था वो कार्य आपने पूरा कर दिए। ये लीजिए मलाई। आप ये बताएं कि क्या उन्होंने ये बयान दिया था, नहीं दिया था, और दिया था तो क्यों उनको इस प्रकार का पद दिया गया है? क्यों ये फालतू में बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? जवाहर जी,
रविंदर ढोल जी ये हर किसी को इनाम देते हैं, ये राजकुमार सैनी को भी इनाम दे चुकी हैं। राजकुमार सैनी ने दंगे भड़काए, उसको इनाम दिया गया, उसको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। उसके बाद मनीष ग्रोवर जी ने पूरा हरियाणा जलाया, उनको आज मंत्रिमंडल दे दिया गया है। ये सबको पूरा पूरा इनाम देते हैं जब इनके कहे अनुसार काम होते हैं। रंजीता जी अब उत्तर दें जवाहर जी, कृपया करके मेरी बात का उत्तर दें। रंजीता जी दोबारा मत घुमाइएगा, केवल ये बताएं कि क्या मनीष ग्रोवर जी ने जवाहर जी बहुत शिकायत है सब लोगों को आपसे कि आप घुमा देते हैं बात को। निंदनीय है तो और ढूल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सीधा जवाब दीजिएगा, तो एक बार हो जाए सीधा जवाब जवाहर जी। करूं क्या? रंजीता जी ने कहा, रंजीता सीधा जी ने बताइए कहा कि उन्होंने बयान दिया था तो निंदनीय है नहीं है, या उसको मंत्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना कैसे चाहिए? दूंगा सर? मैं उत्तर दूंगा, स्पष्ट बिल्कुल बताइए दूंगा, आप कभी कृपया मैं करके। प्रश्न से नहीं भागता। पहले लास्ट में इनको रंजीता जी को देता हूं क्योंकि लेडीज फर्स्ट, भारतीय जनता पार्टी महिला का इसलिए कहता हूं लेडीज फर्स्ट। रंजीता जी ने कहा राजकुमार सैनी जी ने दंगे भड़काए। अगर आपको जी, लगता है आपका राजकुमार आज सैनी ने बयान दंगे आया, वो भड़काए, पता लग गया कि आप किस क्या प्रकार कर रहे के थे? बयान आप देते क्यों नहीं गए माननीय न्यायालय के पास? आपने वो लोग हो जिन्होंने 5000 लोगों का कत्लेआम किया, उनका मुआवजा तो हमने दिया भी, आप बात से नहीं सरकार ने दिया। फिर जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जिस तरह से सरकार आपके आपकी है, कार्यकाल में सिखों को कानून जिंदा व्यवस्था जलाया बनाना गया था, आपका कार्य है, वो हमने ये कैसे विपक्ष का दंगों की कार्य बात नहीं है। आप मत कृपया कीजिए। करके मैं हमें आता हूं मत रविंदर बताएं। ढूल जी के उत्तर पर। अब मैं रविंदर ढूल जी के उत्तर पे आ रहा हूँ। रविंदर जी आप नहीं चला सकते, मैंने पहले भी कहा था कृपया करके आप रिजाइन दीजिए, दोबारा चुनाव करा अब मैं लीजिए, उत्तर देना चाहता आपको हूं पता सर लग जाएगा आपका। कि कितनी लोकप्रिय है आपकी सरकार। सर मैं उत्तर देता हूं। अच्छा सर मैं उत्तर दे लेता हूं। धन्यवाद देखिए दीजिए। सर ये जो अलोकतांत्रिक काम है, अरे सर उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए सर। सर ये जो आपने कहा दोबारा चुनाव करा लीजिए, ये अलोकतांत्रिक काम आपकी सरकार ही कर सकती है। हम तो हरियाणा की जनताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमें 5 साल के लिए सरकार चलाने के लिए भेजा। ये अलोकतांत्रिक काम तो केवल आप जैसे लोग पार्टी कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हम हरियाणा की जनता का अपमान नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और ये कहीं ना कहीं अंदर मान रहे हैं अलोकतांत्रिक काम केवल आपकी पार्टी और आपके विचार कर सकते हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं जो आपने मनीष ग्रोवर के बारे में। अब आप दो लोग मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं क्या उत्तर दूंगा? और आप ये बात कर रहे हैं, आप आप इनको चुप कराएंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। ढोल साहब चले जवाब ले लेते हैं, जवाब ले आपको लेते हैं। उत्तर दूंगा अगर आप सुनेंगे। बताइए तो। मनीष ग्रोवर जी को लेकर आप जवाब दे रहे थे। अब इन्होंने ये कहा, हाँ इन्होंने ये कहा कि मनीष ग्रोवर जी ने ये स्टेटमेंट दी कि जिस तरह से गुजरात में दंगों के बाद ठीक बात, हमारी सरकार इतने साल रही, वैसे ही हरियाणा में रहेगी। इसको अब इनको अर्थ बता देता हूं। गुजरात में एक ट्रेन आ रही थी जिसमें 59 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया, उसके आधार पर कोई प्रतिक्रिया हुई। ऐसे ही हरियाणा में भी कुछ लोगों ने एक अच्छा भला शांतिपूर्वक आंदोलन था जाट रिजर्वेशन का, उसमें कुछ असामाजिक तत्व आ गए, वो किन किन राजनीतिक पार्टियों ने भेजे। अगर उनको ये लगता है इनकी मंशा इसके कारण पूरी हो जाएगी तो उनको वो केवल भारतीय जनता पार्टी के थे जनाब, और जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी क्योंकि आपकी सरकार जाएंगे और हमारी सरकार 10 साल काम करेगी। और ये मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं कि आप लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जितने मर्जी दंगे करा लीजिए, हरियाणा की जनता ने एक पार्टी को ठीक है 15 जवाहर साल जी, से बाहर वक्त कर कम रखा है। है। फाइनल 105 कमेंट के लिए साल तमाम के लिए मेहमानों के बाहर पास कर बड़े दिया। संक्षेप में तो होगा। आप दोनों का गठजोड़ किसी उबने नहीं देंगे, चाहे आप जितने मर्जी दंगों में भूमिका निभा लीजिए। ठीक है रविंद्र ढोल साहब, बड़े संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट आप देखिए रोहित जी, किसी भी प्रकार की नई इंडस्ट्री ये ला नहीं पाए हैं 2 साल के अंदर। हरियाणा इन्होंने जला करके रख दिया। मिस परफॉर्मेंस मैं कहूंगा, परफॉर्मेंस नाम की चीज ही नहीं है। चलिए परफॉर्मेंस नहीं है, ढोल साहब का ये कहना है। रंजीता मेहता जी, माफी के साथ ढोल साहब रोक रहा हूं। तो ये कहते हैं सबसे बढ़िया है, ये काम करवाने लायक नहीं है किसी से। जी रंजीता जी। देखिए रोहित, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए काम, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए बार बार फेरबदल किए जा रहे हैं और इस फेरबदल से कुछ भी नहीं होएगा। सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हटाए जा रहे हैं और नए स्टूडेंट्स जो लगाए जा रहे हैं वो सारे एक ही कक्षा से पास आउट हैं, तो कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आने वाला। ये पूरे 5 साल हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे और इस म्यूजिकल आपका कहना वो सब के सब एक ही पाठशाला के पढ़े हैं, लेकिन हमारा सवाल ये था कि वो सब एक पाठशाला से नहीं पढ़े हुए हैं, वो अलग अलग पाठशालाओं से पढ़कर आए, तब सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल
यशवीर कादियान जनाब, साहब, जो आपका मंत्रालय फाइनल में कमेंट। एडजस्ट हो रहे हैं वो तो एक ही पाठशाला के पढ़े हुए हैं जी। जो मंत्रालय में एडजस्ट हो रहे हैं वो तो एक ही पाठशाला के पढ़े हुए हैं जनाब, वो संघ परिवार से पढ़े हुए हैं। आपकी पाठशाला वाले लोग नहीं है जो दलित के मुद्दे पर संसद में सोए, कहां से लाए हम लोग? जवाहर जी रोकता हूं आपको। यशवीर जी, फाइनल कमेंट आपका। जो सभी विधायक हैं, हाँ रोहित जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपकी सेवा में कि भाजपा के जो तमाम विधायक हैं वो मलाई चाटने नहीं आए जैसा कि कहा जा रहा है विपक्ष के लोगों ने। वो सेवा के जज्बे से ओतप्रोत लोग हैं। वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। वो हरियाणा को बुलंदियों पे ले जाने के लिए आए हैं। ये ठीक है कि अभी थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस उनकी उम्मीद के मुताबिक शायद इसलिए कम होगी क्योंकि पिछली सरकारों ने गड्ढे इतने ज्यादा गहरे कर दिए। पहले तो वो गड्ढों का भरेंगे, तो उस काम में तेजी से जुटे हुए हैं और बहुत आगे तक हरियाणा को लेके जाएंगे। इसमें किसी को भी शक होना नहीं चाहिए। जी रोहित, बिल्कुल आगे लेकर जाएंगे। रोहित जी, कहीं ना कहीं आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इतने सीनियर, बड़ा ताज्जुब देखिए हुआ इतने रोहित जी, सीनियर इस बात हमारे को सुन वरिष्ठ करके। यशवीर जी ने जो आज ये बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है आज प्रवक्ता एक नहीं दो बुलाए गए हैं बीजेपी सर, के। मेरा आखिरी इतने comment सीनियर रह यशवीर गया। जी नहीं, ने ये नहीं एडिटोरियल कहते कमेंट कि था, वो मुझे जो लगता है आप इसकी गहराई पार्टियों को घेरे। नहीं, आप भावार्थ समझिए। बाकी यशवीर जी, आप मैं चाहूंगा आप डिटेल में, आपने बिल्कुल खांटी पत्रकारों की भाषा में बात कहती तो लोग अन्यथा ले रहे इस बात को। मैं चाहूंगा आप जरूर थोड़ा विस्तार से जरूर बता दें। आखिरी कमेंट में कादियान साहब, रोहित जी, आनंद जवाहर जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। ना समझे वो नाड़ी है। देखिए, मैं क्योंकि मैंने भाजपा के नेताओं को भी बहुत अच्छे से जानता हूं। बहुत से हमारे मित्र हैं, सरकारों में भी रहे हैं और सरकारों में हैं भी वो। उनकी कार्यशैली को मैं अच्छे से जानता हूं। मैं फिर यही कहूंगा कि वो जन सेवा के जज्बे से ओतप्रोत हैं। उनका मलाई चाटने चूटने से कोई वास्ता नहीं है। ये आरोप मिथ्यारोप हैं और वो हरियाणा को आगे ले जाने के लिए समर्पित हैं। ये मैं दो टूक और सीधी बात कहना चाहूंगा। जी चलिए, ये आपका कहना है। यशवीर कादियान साहब का एक कमेंट है। बिल्कुल, जवाहर यादव साहब क्या कहेंगे आप? हरियाणा की बेहतरी के लिए ये मंत्रिमंडल है, सारे के सारे विधायक इस दिशा में काम कर रहे हैं। परंतु कुछ चीजों से मैं सहमत हूं अपने दोनों विपक्ष के नेताओं से। हमारे पास न संसद में सोने वाला नेता है, न जेल में नेता है। ऐसे योग्य नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसका अफसोस आपको होगा, परंतु हमें नहीं है। ठीक है, बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। लेकिन एक बड़ा और मैंने सवाल ये यहाँ पर, वर्तमान की बात की है। आपके पास ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करते हैं, फिर आप उसको अपनी पार्टी से निकालते हैं। आपके पास ऐसे नेता हैं, तो ऐसे नेता आपको ही मुबारक हो। भूत की बात नहीं की। आपके नेता तो जो है तड़ी पार रहते हैं गुजरात से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जवाहर जी चलिए मैं सब लोगों को रोकना चाहूंगा, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का फेरबदल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव हो तो उसे स्वीकार करने में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? यह अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। हालांकि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ अलग करना है तो उसे ये क्षमता भी होनी चाहिए। यह बड़ा सवाल उठता है। जवाहर जी आपका शुक्रिया, ढोल साहब आपका भी शुक्रिया, रंजीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यशवीर कादियान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही। इजाजत, नमस्कार।